होती है, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं, उनको पटका पहनाते हैं और कहते हैं कि आप हारी नहीं है, आपको हराया गया है, जिससे साफ यह हो जाता है कि ममता बनर्जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। दीदी टाटा गुड बाय। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো क्वेश्चन डाजंट अराइज। यही गवर्नर थे जो तमिलनाडु में थे, अब इनको वेस्ट बंगाल भेजा गया है। तो इन्हीं के खिलाफ एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 जज बेंच ने फैसला दिया, फिर 5 जज बेंच ने फैसला दिया। अंडर आर्टिकल 153 राज्यपाल के पास ये पावर है कि जब वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है तो अंडर आर्टिकल 164 नए गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है वो उन्हें बुला सकता है और पुराने गवर्नमेंट को हटा सकता है। जेबी पार्टी वाला और जस्टिस आर महादेवन ने कहा था कि गवर्नर को स्वेच्छा से मतलब कानून सम्मत काम करना चाहिए, कोई भी केंद्र के एजेंट के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद टीएमसी की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में बड़ी राजनीतिक और बड़ी अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई देश में, राजनीतिक हल्के के लिए और संवैधानिक के लिए भी। लेकिन आज राज्यपाल ने ममता बनर्जी की सरकार, उस समय जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया। किस हैसियत से भंग करा, कौन से आर्टिकल के तहत उनको ये पावर दी गई थी, ये सब समझने के लिए और आगे क्या हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है या कोई हस्तक्षेप कर सकता है, ये समझने के लिए हमारे पास वकीलों का एक पैनल है। हमारे साथ विशाल सिंह चंदेल जी हैं, सूरज कुमार झा जी हैं और सूर्य प्रताप जी हैं। ये सभी लोग हैं कानून के जानकार हैं। सबसे पहले विशाल जी आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि वैसे तो 7 मई विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा था, ऐसे में कानून और संविधान क्या कहता है, क्या जो कदम राज्यपाल ने उठाया है वो कौन सी ताकत के तहत उठाया? देखिए, ऑनरेबल राज्यपाल ने जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वैधानिक है। अंडर आर्टिकल 153 राज्यपाल के पास ये पावर है कि जब वो देखे कि स्टेट में ऐसी स्थिति बन जाती है जहां प्रेजेंट गवर्नमेंट जिसकी डेडलाइन 7 मई को थी वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, तो अंडर आर्टिकल 164 नए गवर्नमेंट जिसके पास मेजॉरिटी है वो उन्हें बुला सकता है और पुराने गवर्नमेंट को हटा सकता है। और इसके लिए ऑनरेबल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो जुडिशियल सुपरविजन के अंतर्गत होता है, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर सकती है। लेकिन इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं बनेगा क्योंकि ममता बनर्जी क्लियर मैंडेट के साथ चुनाव हार चुकी है। ममता बनर्जी के पास लीगल राइट ये है कि वो अगर किसी चुनाव में भेदभाव हुआ है, किसी ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है, कहीं पे बैलेट पेपर को गलत तरीके से गिना गया है, तो हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के लिए सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कराने के लिए लगा सकती हैं, लेकिन अपने पद पर बने के रहने के लिए कोई लीगल राइट उनका नहीं बनता है। एक मैं कहीं पढ़ रहा था, सूरज जी आपकी तरफ आऊँगा, मुझे तो मैं पढ़ के ही बताता हूँ, कोई संविधान का मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं। लिखा था संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करता हूँ, ये राज्यपाल ने कहा है। जी जी, क्या है ये 174(b) जो है वो डिसॉल्व करने का है। जैसे आर्टिकल 85 जो है केंद्र के लिए है, वो राज्य के लिए 164 की पावर है, उससे वो 164 में आहूत कर सकते हैं। 172 जो है 172 वो बताता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा की क्या सेशन रहेगा। उसमें लिखा है 5 साल रहेगा और जो पहली 5 साल कब से, जो पहली मीटिंग हो जाएगी, तो यानी बंगाल की जो 5 साल खत्म होने वाले हैं, 7 मई को खत्म होने वाले, नहीं खत्म हो चुके। तो जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने जो है डिसॉल्व कर दिया है। आर्टिकल 174 क्लॉज 2B में उनके पास पावर है, गवर्नमेंट बनाने से लेकर के डिसॉल्व करने तक की पावर गवर्नर के पास होता है। आपके दर्शकों को मैं एक चीज़ बहुत बता दूं कि यही गवर्नर थे जो तमिलनाडु में थे, अब इनको वेस्ट बंगाल भेजा गया है। तो इन्हीं के खिलाफ एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 जज बेंच ने फैसला दिया, फिर 5 जज बेंच ने फैसला दिया। जिन्होंने ममता बनर्जी की अभी ये जो भैया पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा को पिछली बार भंग किया है, उसमें स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु
के नाम से जजमेंट है। जस्टिस JB पार्टीवाल और जस्टिस R महादेवन ने कहा था कि गवर्नर को स्वेच्छा से मतलब कानून सम्मत काम करना चाहिए और कोई भी केंद्र के एजेंट के तौर पे काम नहीं करना चाहिए। और उसने बहुत डिटेल 400 पन्ने की जजमेंट थी कि कोई भी विधेयक, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो राज्य की जो विधायिका होती है उसका एक कार्यपालक हेड होता है, यानी जो विधायिका के हेड मानते हैं तो वहाँ गवर्नर हेड होता है। तो वहाँ नहीं, बिल जो फाइनल जो कोई भी कानून बनते हैं गवर्नर साइन करता है। उन्होंने क्या किया था, कुछ पे बिल को रोक रखा था और कुछ को प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 200 और 202 के अकॉर्डिंगली उन्होंने रोक रखा था। प्रेसिडेंट के लिए एक रिजर्व कर लिया था, प्रेसिडेंट इस पर वो करेंगे, असेंट देंगे। तो वो बिल को ना वो भेज रहे थे ना कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 5 जजेज बेंच की इस पर, अच्छा इसमें यह हुआ कि जो है 3 महीने के अंदर आप गवर्नर या राष्ट्रपति जो है आप 3 महीने के अंदर बिल आदेश आया था वो 2 जज मामला कुल मिला के इन्हीं वीएन रवि से जुड़ा हुआ TN रवि से, हाँ, लेकिन RN रवि। इससे ये एक चीज़ आपके जाने से लोगों के दिमाग में आएगी कि मौजूदा जो राज्यपाल पश्चिम बंगाल के हैं पहले भी केंद्र के इशारों पे कहीं ना कहीं विवादास्पद रह चुके हैं, ऐसा ऐसी बात है। ऐसा, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उनका पिछला कार्य जो तमिलनाडु वाले प्रकरण में वो डाउटफुल था। इस बार में जो आपका बिल्कुल अगला क्वेश्चन जो होने वाला है कि क्या इस परिदृश्य में उनका क्या काम है, ये पूरा विधि सम्मत कार्रवाई है। क्योंकि आर्टिकल 172 5 ईयर की बात करता है। 5 ईयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुख्यमंत्री को आके वो देना चाहिए था, मतलब पदमुक्त किया उसको रिजाइन, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो आर्टिकल 174 क्लॉज 2B में इनके पास पावर है डिसॉल्व करने का, ये सत्र को डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ का जो पावर, मैं इसलिए पूरा परिप्रेक्ष्य इसलिए बताया, यहाँ का जो एक्सरसाइज है उनका गवर्नर RN रवि का, वो बहुत ही लॉफुली है। उनके वकील चाहे सिब्बल साहब हों, चाहे धवन साहब हों, चाहे श्याम दीवान साहब हों, आकर के कोर्ट में कह सकते हैं गवर्नर के मैलिशियस कंटेंशन या उनका एक्सरसाइज। लेकिन ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर या मुझे जितनी कानून की छोटी समझ हूँ, संविधान का छात्र हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे जो है चीज़ें इनके फेवर में नहीं जाएंगी ममता बनर्जी की। यहाँ पे विधि सम्मत कार्य। सवाल सीधा करूँ जो दर्शक के दिमाग में आएगा, आप तो बहुत ही उससे गहनता से बता रहे हो, शायद दर्शक ये पूछना चाहेंगे जी कि ये बताइए कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आकर के इस गवर्नर के इस कदम के विरुद्ध अगर याचिका दाखिल करती हैं तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट उसे एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा? बस कंडीशन इतनी होगी, जिस दिन SLP लगेगी, SLP पहले लाइन पे जैसा आप कहेंगे डिले कंडोन, SLP डिसमिस, 2 लाइन। आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरा मानना है कि गवर्नर के पास तमाम पावर होता है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं उन्होंने गवर्नर को इसीलिए गार्जियन ऑफ द स्टेट बनाकर भेजा था कि अगर राज्य ऐसा कोई भी काम करे जो कि भारत संघ के खिलाफ होगा तो उसकी जानकारी वो राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति उस पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएगा और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ऐसे जो लोग शासन को चला रहे हैं उनको हटाने का भी काम राष्ट्रपति कर सकता है। और कई बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद एक चुनाव कराया गया और चुनाव कराने के बाद नई सरकार को चुन के लाया गया है। यहां तो जनता ने क्लियर मैंडेट ममता बनर्जी के खिलाफ दिया था। 174(2) का पावर का यूज करते हुए गवर्नर ने राइटफुली काम किया है। हालांकि ममता बनर्जी जाने के तो कहीं जा सकती है, लेकिन उनको इस केस में सिर्फ और सिर्फ हार मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी तरफ भी आएंगे, आप क्या सोचते हैं? मतलब जो बातें दोनों वकील साहिबान ने कही, क्या लगता है कि अगर वो वहाँ से जैसे एक दिमाग में आएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी सी बात बता दी, पुराना रिकॉर्ड मुझे तो पता भी नहीं था कि वो इस तरीके से विवादित रह चुके हैं, लेकिन इस समय काम उनका जो है कानून सम्मत है। आप क्या देखते हैं कि अगर ममता बनर्जी यहाँ आती हैं, मैं 3 वकीलों की राय इसलिए लेता हूँ, कई बार क्या होता है ज़्यादा डॉक्टर की राय ले लो तो कुछ लगता है लोगों को वही वाली राय, तो लोगों को बताऊँ कि मैं सिर्फ 2 वकीलों 3-4 से पूछ रहा हूँ और सबकी राय क्या है। जी, सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ममता बनर्जी इसके अगेंस्ट में कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि गवर्नर ने बोला 174(2)B के अंदर उन्होंने उनको विधानसभा को डिसॉल्व किया है। इसमें ये बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही ये डिसॉल्व होता है। 172 के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर डिसॉल्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ममता बनर्जी ने खुद एक अपने एड एंड एडवाइस दिया कि हमारा टेन्योर पूरा हो चुका है, हम डिसॉल्व करना चाहते हैं। बैकडोर से उन्होंने अपनी राजनीतिक दृढ़ निश्चय दिखाया, योद्धा दिखाया, और पीछे से आप ये कह रहे हो कि गवर्नर को इशारा भी कर दिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ है। और ये मीडिया में वो अपना पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। लेकिन जिस तरह की ममता बनर्जी मानी जाती हैं, जिस तरह की मानी जाती है वकील साहब, और जैसा बता रहे हैं ये भी संभव है कि अपनी साख भी बचा लो और अपनी जिद भी अड़ी रहो, लेकिन जिस तरह की जानी जाती हैं कि वो पॉलिटिकल स्टंट कोर्ट तक में आके करती हैं। तो एक बार अगर मैं इसलिए पूछा मैंने आप दोनों से, बस 10-10 सेकंड का तीनों लोगों से लास्ट लूँगा क्योंकि हम लगभग बता चुके हैं,
कि अगर वो यहाँ आती हैं और उन्हें बिल्कुल पक्का हार की संभावना हुई, क्योंकि उनके पास भी बड़े बड़े वकील हैं, बिल्कुल मैं तो नाम तो तब तो वो नहीं आएंगी। लेकिन वरना वो आ करके याचिका स्वीकार होने वाले का आपने बताया तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो आके ड्रामा करके कम से कम योद्धा तो साबित कर सकते। बिल्कुल वो कर सकती हैं। और देखिए मैं ममता बनर्जी, देखिए होता क्या है, जब आप बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं। हाँ जी मैंने सर। कई बार आप ही लोगों से सुना है, जब कोई बिना मतलब की याचिका लेकर के आता है तो यहाँ पे कॉस्ट भी लग जाती है बिल्कुल उसमें। कॉस्ट लगती है, और ममता बनर्जी को ठीक ठाक कॉस्ट लगेगी भी। वार्निंग भी कई बार आ चुका है, और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जानते हैं। देखिए जजेस जो बैठे हैं, कई साल तक हाई कोर्ट जज रहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन किस क्लीन हैंड से आ रहा है, कौन पॉलिटिकल मोटिवेटेड आ रहा है। तो ममता बनर्जी जब SIR में अपियर हो रही तभी कहा था उन्होंने कि यहाँ जो आप आ रही हैं, यहाँ तो श्याम दीवान जैसे आपके काबिल वकील हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। तो मैं ये मानता हूँ कि आने को आ सकती हैं, जजेस को भी पता है कि किस वजह से आ रहे हैं। तो यानी पॉलिटिकल मोटिवेटेड, देखिए कोर्ट है कानून का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट माना जाता है, यानी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होता है। ममता बनर्जी जब आएंगी तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं नहीं बनता है, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं जो बेसिक फंडामेंटल भी है उसको भी नहीं क्रॉस कर पाएगा। कहने का मतलब जो लेजिटिमेसी है, तो यानी यहाँ पहले दिन ही डिसमिस हो जाएगी, कोई नहीं इसी चीज़ बनता। को मैं आपकी तरफ लाता हूँ, क्या इस तरीके से अपने राजनीतिक गेम को साधने के लिए, अपने आप को पॉलिटिकल योद्धा साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खेल का मैदान बनाना, राजनीतिक खेल का मैदान बनाने पे सुप्रीम कोर्ट कभी सख्त होगा, ऐसी लगा सकता है कॉस्ट? देखिए इस पे मैं 3 परिदृश्य बताऊंगा। पहला परिदृश्य, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं, उनको पटका पहनाते हैं और कहते हैं कि आप हारी नहीं है, आपको हराया गया है, जिससे साफ यह हो जाता है कि ममता बनर्जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। दूसरा परिदृश्य, बिहार के चुनाव के जब हार हुई तो प्रशांत किशोर भी ऐसा ही एक पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगाए थे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको कड़ी फटकार लगाते हुए डिसमिस कर ली, और साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको जनता की एक भी सीट नहीं मिली, आपको कोई मैंडेट नहीं मिला है, अब आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हमारे सामने पिटीशन लगाए हैं। और तीसरा परिदृश्य, वहाँ कॉस्ट की भी उम्मीद थी, उन्होंने वापस ले, मुझे कुछ शायद आप ही ने बताया था कि आप इसे वापस ले लीजिए वरना कॉस्ट लग जाएगी। जी विड्रॉ कराने के लिए बोले थे, और इनके तरफ से जो है CU सिंह अपीयर हो रहे थे, जो कि बहुत विद्वान वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। और तीसरी बात इसमें मैं बताना चाहता हूं कि अगर अब ममता बनर्जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समझ आई तो उनका पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ लगेगा, और जस्टिस सूर्यकांत ने अभी 2 दिन पहले उनके एक पिटीशन को डिसमिस करते हुए बड़ी कड़ी फटकार लगाई थी कि अब चुनाव ओवर हो चुके हैं, अब इस सब पिटीशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने पैसे का दुरुपयोग कर सकती हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो बस एक लाइन, बस लास्ट सबसे, कुल मिला के हम सब ये माने कि अभी जो राज्यपाल का कदम है पूरी तरीके से इसमें कोई लीकेज ऐसी नहीं है कि आगे कोई मामला नए शुभेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण लगने से रोक सके। जी देखिए, कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है और कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एक लोकतांत्रिक प्रदेश में लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होता है। 92% से लोग ज्यादा घरों से बाहर निकलकर पहले मतदान फिर जलपान करते हैं, और उसके बाद एक सरकार चुनकर आती है जिसकी CCTV फुटेज है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन किसी पर्टिकुलर सीट पे है तो उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है कि इस CCTV में गड़बड़ी है, लेकिन चुनाव को रिजिग्नेशन न देना ये कहीं ना कहीं हट की एक निशानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। मेरा वही सवाल आपसे, बिल्कुल, क्या शुभेंदु अधिकारी को, जैसे आपने बताया कई बार डिफरेंट एडवोकेट्स को कभी कभी कोई चीज़ नज़र आ जाती है, बिल्कुल, क्या ऐसा कोई नज़र आ रहा है इस पूरी बहस में हम लोगों को कि शुभेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण से रोक सके नहीं कोर्ट? यहाँ पे कोई कोर्ट है, ना कलकत्ता हाई कोर्ट रोकेगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, क्योंकि दोनों हाई कोर्ट बहुत सक्षम और बहुत समझदार हाई कोर्ट है, बहुत जहाँ जजेज बहुत समझदार हैं। यहाँ पे कानूनी रोक उनकी कहीं कोई नहीं है। जो विशाल जी बता रहे थे, मैं उसमें एक चीज़ और कहूँगा, जो ममता बनर्जी एलिगेशन लगा रही हैं कि 100 सीट्स जो हमारी चोरी कर ली गई, तो वहाँ पे 100 कैंडिडेट जो हैं इनके TMC के, वो सेपरेट एक मजबूत सब्सटेंशियल जो सस्पिशन पे जाकर के इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे वहाँ पे। वहाँ एक हाई कोर्ट के अंदर होता है पहले, वो भी उसके लिए आप हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। सिर्फ इमेजिनरी नहीं होगा कि बायसनेस हाँ जी आप ईमेल ले लिया गया, एजम्पशन पे चीज़ें नहीं चलेंगी, सीट वाइज होगा, सीट वाइज होगा, 100 अलग अलग कैंडिडेट, तो वो जब डिसाइड होगा तब डिसाइड होगा। अभी तक के लिए आपको कानूनी कोई रोक नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट कोई हाई कोर्ट नहीं है। बाकी लगाने को तो सर आप लगा लीजिए, SLP 95% पहले दिन डिसमिस होती है। आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को कोई इतनी देर में आपकी विचारधारा में कोई एक क्लिक कराओ कि ऐसा हो जाए तो शुभेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण से रोका जा सकता है? देखिए
ये तो इम्पॉसिबल है, सिंपल सी चीज़ है। अब ये देखना पड़ेगा आपको कि जो ममता बनर्जी थी ये पहले, सब अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब ये आकर के यहाँ खड़े हो जाए सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये है कि ममता बनर्जी का पहले दिमाग ख़राब था, उनके वकीलों ने समझाया है कि मैम आप इससे आगे आपकी हद ही नहीं है। मतलब एक होता है ना हद, हम किसी हद को पार कर देते हैं। कानूनी राय ले चुकी है। कानूनी राय ले चुकी हैं उनके। आप डिसॉल्व होने का समय देखिएगा तो रात के समय डिसॉल्व हुआ था, दिन के समय में डिसॉल्व नहीं हुआ था। यानी कि वो भी वकीलों से राय ले चुकी है और हमने भी वकीलों से राय ली है और राय ये बनी है कि अब निश्चित तौर पे बहुत जल्दी शुभेंदु अधिकारी या दूसरा अगर उन्हीं को भाजपा के जो विधायक दल के लोग नेता चुनते हैं, जो भी हो फिलहाल भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। कानूनी की अड़चन नहीं है और अगर मैं ममता बनर्जी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ आती भी हैं तब भी उन्हें हार ही मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.